अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम इस वक्त जो बात हो रही है और ये इशारे भी मिल रहे हैं कि मिनी बजट तैयार कर लिया गया है, और इस वक्त अब उसको किस तरीके से पेश किया जाएगा, क्या उसको पार्लियामान में पेश किया जाएगा, ये भी खबरें आ रही हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको नाफिज किया जाएगा। लेकिन ये मिनी बजट के बाद ये जाहिर किया जा रहा है ख्याल कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। तो एक तरफ जब ये मिनी बजट तैयार हो रहा है, साथ ही हुकूमत आवाम को, पिसे हुए तबके को रिलीफ देने की बात कर रही है, वज़ीर आज़म साहब रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक और मिनी बजट लाना और उस बजट के साथ मुल्क में महंगाई का एक मज़ीद तूफ़ान बरपा होना, जबकि 2 दिन पहले की खबर है कि डबल फिगर में ये रिकॉर्ड महंगाई इस वक्त दाखिल हो चुकी है पाकिस्तान में। तो यकीनन एक आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। अब उसमें किस तरह से कोई सर्वाइव कर पाएगा, ये यकीनन देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अपोजिशन है वो ऑलरेडी काफ़ी तनकीद कर रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं मिनी बजट कौमी मैशियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म में, उन्होंने बड़ी खुलकर आज हुकूमत पर तनकीद की, इनकी माशी पॉलिसियों पर बहुत तनकीद की और ये भी कहा कि इस वक्त तनख्वाहें लेने के लिए या दिफाई मामलात के लिए भी कर्ज़ लेना पड़ रहा है, ये इस हुकूमत की नाअहली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लेम किया जाता है कि ये माजी की हुकूमतें हैं जिन्होंने IMF का ये सिलसिला शुरू किया था और उसी का खमियाजा आज ये भुगत रही है और इस हुकूमत को भी ये करना पड़ रहा है। लेकिन रिकॉर्ड कर्ज लिया गया, महंगाई बढ़ी और उसके बावजूद कोई रिलीफ नहीं है। ये ब्लेम गेम है एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने की। मैं चाहूँगा एक तो हम इस मामले पर बात करें, इसके साथ साथ दूसरा जो अहम मामला है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, EVMs का मामला है। तो अब बज़ाहिर जो मामलात इस वक्त हमें एक तनाव की कैफियत नज़र आ रही थी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, वो बड़ी हद तक मामलात ईज डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ज़राए से ये ख़बरें हैं कि बहुत जल्द कोई 60 अरब रुपए के करीब इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स भी जारी कर दिए जाएंगे। फिर वजारत इत्तलात की ड्यूटी लगाई गई है आगाही मुहिम को लेकर। फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो टेक्निकल कमेटियाँ बनाई हैं उसको हुकूमती वज़रा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो एक तरफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान का मामला है, लेकिन अपोजिशन किसी सूरत EVM के ज़बरदस्ती इस्तेमाल पर अभी से ये वार्न कर रही है कि वो बिल्कुल इस सारे मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर EVM के ज़रिए ज़बरदस्ती इलेक्शन किया जाता है तो हम TLP मॉडल, जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने अपनाया था अभी हाल ही में मॉडल, हम वो मॉडल अपनाएंगे। गालबन वो उसी मॉडल की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ पर वो GT रोड को ब्लॉक करेंगे या सड़कें ब्लॉक करेंगे। लेकिन हुकूमत हर सूरत EVM के ज़रिए ये इलेक्शन चाहती है। मैं चाहूँगा इन दो मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुर्जा सोलंकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सज्जाद मीर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं सर इस वक्त सबसे बड़ा मसला, बाकी तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन महंगाई और मज़ीद बढ़ती हुई महंगाई सबसे बड़ा मसला है। ऐसे में अब एक और मिनी बजट लेके आना और उस बजट में इम्पोर्टेड चीज़ों पर, गाड़ियों पर या अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ों पर मज़ीद ड्यूटीज़, टैक्सेस बढ़ेंगे। किस तरह से अवाम अब जो पहले ही पिस चुके हैं, किस तरह से वो सर्वाइव कर सकेंगे सर इस सारे मामले में? और साथ साथ ये भी कहना, हुकूमत का दावे करना कि नहीं हम तो पिसे हुए तबके को रिलीफ देना चाहते हैं। नहीं, यकीनन ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि हमने IMF की वो शराइत मान ली है जो हम बताना नहीं चाहते थे, और जिसमें हमारा रिजल्ट ये निकलेगा कि स्टेट बैंक जो सूद की शरह है वो मज़ीद इजाफा करेगा। यानी जो इन्फ्लेशन है और जो सूरत नज़र आती है उस पर लगता है कि जो 1.75 बढ़ाया था उसमें मज़ीद 1 या 2% का इजाफा किया जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल होगी, दूसरी तरफ आप अपना जो तरक्याती बजट है उसको 200 अरब रुपये कम करना चाहते हैं, मिनी बजट के ज़रिए काम करना चाहते हैं। जो आपने दी थी एग्जम्पशन दी हुई थी टैक्सों में, कुछ चीज़ों पर छूट दी हुई थी, सेल्स टैक्स में, दूसरी चीज़ों में, वो आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा महंगाई, जो पहले ही खित्ते में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में नंबर 3 है और खित्ते में सबसे ज़्यादा है। अर्जेंटाइन की महंगाई की समझ आती है, वो भी IMF में गया था, हम भी IMF में गए हैं और उसका नताइज भुगत रहे हैं। तुर्की की भी समझ आती है कि सारा अमेरिका और सारा यूरोप और सारा नेटो और सारा यूरोपीय यूनियन अब उसके ख़िलाफ़ लगी हुई है। उसको 1 आध साल के लिए प्रॉब्लम पैदा होगा, लेकिन क़यादत वहाँ बड़ी है तैयब अर्दवान की, वो इसको संभाल देगी। हमारे यहाँ ये क्यों हो रहा समझ नहीं आती। भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल का मुकाबला करते हैं, किसी में भी इतनी इन्फ्लेशन नहीं जितनी पाकिस्तान में है।
जी। और इकानमी की हालत ये है कि शायद खाकान अब्बासी आपको ये कह रहे हैं कि हम अपनी दफाई ज़रूरियात के लिए कर्जे ले रहे हैं, तनख्वाहें देने के लिए लोग पैसे नहीं हैं। अब जो जिस शरह सूद पे IMF ने हमें कर्जा दिया होगा वो तो अलग बात है, जिस शरह सूद पे हमारे दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने हमें कर्जा दिया ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। माजी में तो ये होता आया है कि वज़ीर ख़जाना को असेंबली में ये ऐलान करना पड़ा कि पता नहीं 150 अरब कहाँ से हमारे ख़जाने में आ गया है, और एक अजीब सूरत हाल क्रिएट हो गई कि पैसा आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कोई पता भी नहीं चला। अब ऐलान हो रहा है, माहदे हो रहे हैं, दरबार से पूछा जा रहा है, फिर साइन हो गए, फलां ने साइन कर दिए हैं, शरह सूद जो है वो भी नुमायाँ होकर सामने आ गई, और ये भी पता चल गया कि अगर किसी वजह से वो नाराज़ हो जाएं तो 72 घंटों के अंदर हमें कर्जा वापस करना पड़ेगा। कभी ऐसी शराइत रखी थी किसी दोस्त मुल्क ने आज तक हमारे साथ? तो क्या कर रहे हैं हम? मईशत ख़राब है, हमारी खारजा पॉलिसी ख़राब है, या हमारी बेवकूफ़ियाँ नाअहलियाँ इतनी हैं कि दुनिया हम पे एतबार करने को तैयार नहीं है। ये सारी सूरत हाल है, इसका असर आम आदमी पे पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। खत्ते में किसी मुल्क की सज्जाद मीर इन्फ्लेशन साहब, मैं इतनी एक नहीं है। चीज़ जानना चाहूँगा, इस वक्त किसी को तो ब्लेम करना चाहिए ना। ये जो ब्लेम गेम का एक सिलसिला है कि आप डाल दें माजी पे, माजी वाले आपको कहीं नायल है, ये हमेशा से चलता आया है। ख़जाना हमेशा से खाली मिला है, मैशत हमेशा से हर हुकूमत को ख़राब मिली है। हम असल किसको पकड़ सकते हैं कि ये मुजरिम है आज माशी सूरत हाल का? देखें, बात ये है कि माजी में तो आप ये कहते थे ना कि 19 अरब का डेफिसिट है, इस साल उससे भी बढ़ जाएगा, और आपकी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट कोई ख़ास इजाफा कर नहीं सके आप। तो ये कौन जिम्मेदार है? माजी में तो ये था कि 5.8 की तरक्की हो रही थी, आपने 0 पे ले आए, फिर 1 पे ले आए, फिर 2 पे ले आए। इस साल आपका जो क्लेम है, ये रिवाइज बजट के बाद वो क्लेम पूरा नहीं होगा। आप 3.3, 3.4 पर भी अगर तरक्की कर गए, कुछ लोगों का ख्याल है 2.9%, इतनी भी तरक्की कर गए तो ये तो मजाक की बात है। एक ज़माने में 3% तरक्की को हम हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे, हम नहीं, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, इंडिया की तरक्की को। अब वो 8, 10, 12% पर तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश इतना तरक्की कर रहा है। उसके देखे ना, आप कहते थे हमने डॉलर की कीमत कम की है ताकि हम अपने बरामदात को बढ़ाएं, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। वो तो बढ़ा नहीं पा रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहे, और लगे हुए हैं हाँकने। इंपोर्ट आपकी बढ़ती जा रही है, ऑयल आपको बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। आप तो कहते हैं गंदम और चीनी भी बाहर से मंगवा रहे हैं। आप अपने लिए मंगवा रहे हैं या अफगानिस्तान के लिए मंगवा रहे हैं? अफगानिस्तान के लिए मंगवा रहे हैं, तो पहले स्मगल होती थी, अब आपने ऑफिशियल चैनल से भेजना शुरू की है, तो उसका कुछ इंतजाम करें। राइटली उसका सेड। बैलेंस सज्जाद वाली मीर साहब, सतह पर आपका तो पॉइंट आप आ गया बहुत- सर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक सोलंकी साहब। जी, बहुत इनसे जरूर सुनिएगा। बहुत सर, सूरत हाल इस वक्त गंभीर है। सज्जाद मीर साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया, लेकिन ये हुकूमत अभी भी सारा का सारा मलबा डालती है कि जी माजी की हुकूमतें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोल रहे थे कि बिलावल साहब अपने वालिद साहब से पूछें, वो पहली दफ़ा IMF के पास गए थे, क्यों गए थे, और उसी की वजह से आज ये सूरत हाल। सर, किस तरह इसका कोई हल तो निकलेगा? अब तो सूरत हाल ये है कि कोई इक़्तिदार भी लेने के लिए शायद तैयार नहीं है कि ऐसी मैशत को, इस तरह मुल्क की जो हालत है, इसको कौन संभालेगा? देखें, इनको 3.5 साल हो गए, तो मुझे नहीं पता कि वो अपने दौर की जिम्मेदारी कब लेंगे। ये तो बहुत आसान है पिछली हुकूमतों को दोष देना और उन पर इल्ज़ामात लगाना। अब कर्ज़ों पे खान साहब बहुत तकरीरें फरमाया करते थे, लेकिन अभी जो एदाद व शुमार आए हैं कर्ज़ों के, उसमें तो जो 70 साल में कर्जा जो लिया गया था वो कोई 30,000 अरब था, और ये हुकूमत जो है उसने 39 महीनों में कोई 20-21 हजार अरब रुपए जो है वो कर्जा लिया। अब नवाज शरीफ से अगर पूछेंगे जी आपने कर्जा लिया था, तो वो दिखाएंगे कि जी मैंने ये मेट्रो बनाए, ये बिजली के कारखाने लगाए, ये जी LNG के टर्मिनल लगाए, तो फलां किया। तो आपने क्या किया है सिवाय लंगर खाने बनाने के, जिसका खाना जो है वो कहीं और से आता है। तो जो सूरत हाल
पिछले 3.5 साल में हुई है, उसने तो पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास था उसको गायब कर दिया है। या ऊपर बहुत जो है वो सुपर रिच बैठे हैं और सोलंकी साहब नीचे वो जो तो है वो बताते हैं कि कर्जे उन्होंने कर्जे उतारने के लिए लिए, वो यहाँ पे क्या लगाते, तो कर्जे उतारने में मसरूफ देखें हैं जो जो माजी की हुकूमतों ने ली। पिछली जो हुकूमतें थी उन्होंने भी कर्जे वापस किए हैं, लेकिन जो फिगर्स आपने कर्जे लिए हैं, अगर 30,000 अरब उन्होंने पिछली हुकूमतों ने 70 साल में लिए, तो जो आपने 20-21 हजार अरब लिए हैं उसमें से कितने का कर्जा वापस किया है? कर्जे तो आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका जो जीडीपी है और जो कर्ज का जो रेशो है वो अब तकरीबन माशाल्लाह 100% के करीब जाकर पहुंच गया है। और अभी जो फिगर्स आए हैं, जो कल ही रिलीज हुए हैं, वो तो खौफनाक हैं। खान साहब जो है वो हर दूसरे दिन बाद कहते थे कि मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खत्म कर दिया है, तो अभी जो फिगर्स है वो क्या बता रहे हैं? 162% ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें इजाफा हुआ है। सिर्फ नवंबर के महीने में अगर आप पिछले साल के नवंबर से कंपेयर करें तो तकरीबन दुगना जो है वो आपका इंपोर्ट बिल हो गया है, 4 अरब डॉलर के बजाय 8 अरब डॉलर। और आपके जो रुपए की जो डिप्रिसिएशन है वो अलग है, रिकॉर्ड है। आज एक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक कत्लेआम हुआ है, भी 2000 पॉइंट्स जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो गई है। तो कहां कोई एक इंडिकेटर बता दे कि इस मुल्क के लिए आपने कोई इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का कोई रास्ता निकाला हो? अभी दुनिया भर में जो तेल की कीमतें कम हुई हैं, आपने जो है वो उसको बरकरार रखा है और ऊपर जो है वो पेट्रोलियम लेवी और जीएसटी बढ़ा दिया है। बिजली के रेट्स आपने बढ़ा दिए, गैस के रेट्स आपने बढ़ा दिए, एलपीजी के रेट्स आपने बढ़ा दिए। वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता था वो अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इकोनॉमिक पिक्चर में आपने ऐसा कौन सा तीर मारा है? अभी जो फिगर्स आई है इस वक्त, पाकिस्तान इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट इस दोनों से नबरद आजमा है। जो अभी फिगर्स आई है इन्फ्लेशन की, वो डबल डिजिट से क्रॉस कर गए हैं। इनका टारगेट 7-8% था, ये तो अभी और बढ़ रहा है। जी। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और होलसेल जो इंडेक्स है वो 20 और 25 और 27 के करीब जाकर चली गई हैं और ये अभी और बढ़ेगी। तो जो सऊदी अरब का जो आपने जो पार्क करवाए हैं वो उसके जो शर्मनाक जो शराइत हैं वो तो आपको मीर साहब ने बता दिए। अब उस पर मजीद बंदा क्या बात करे? ठीक, राइटली सेट सोलंकी साहब, पॉइंट आ गया। मैं ब्रिगेड साहब की जाने बढ़ूंगा। ब्रिगेड साहब, यकीनन जो बातें बहुत सारी आ गई, आपकी क्या राय होगी? और आखिर ये जो एक सवाल था कि अब 3.5 साल में भी ये कब अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे या कब बताएंगे कि जी ये हमने ये डिलीवर कर दिया या ये हम कर रहे हैं या ये हमारी कारकर्दगी है? अब तक तो उन्होंने पूरी सियासत अपनी चलाई है ऑपोजिशन को ब्लेम करते हुए, और अब भी उसी तरह चलना चाह रहे हैं। कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये? देखिए, मेरा राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ना कि मैं इस हुकूमत का हामी हूँ, मैं इनकी बहुत तनकीद ज़्यादा करता हूँ। जी जी, आई नो दैट। बात यह है कि जो हमारा पूरा सिस्टम जो है ना, जो हमारी पॉलिसीज हैं, और इसको मैं ले जाता हूँ सन 51-52 से वहां पर चले जाते हैं। ये हमारी जो पॉलिसीज है ना, वो जो हमारी नेशनल पावर है वो उससे बढ़कर है। वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, यू आर बाइटिंग मोर देन यू कैन चू। तो हालत हमारी ये है कि आप भीख मांगते हैं, लेकिन हमने जो इरादे रखे हुए हैं, जो पॉलिसीज रखी हुई हैं, वो ऐसे है कि जैसे वो एक रीजनल पावर की होती है। अगर सुपर पावर के लिए तो कम से कम एक रीजनल पावर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं। और अब अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं पस मंजर में लेके जाता हूं, और वो ये है कि हमारी 50 की दिहाई में बिल्कुल यही हालत हो गई थी जो अब इस वक्त वो हालत है। उसमें फिर हमने क्या किया, अमेरिका के साथ मुआहदे किए सन 1954 में किए, तो उससे कम से कम हमारे दिफाई अखराजात जो हैं वो पूरे हो गए। अभी हमें दिफाई के अलावा और भी कुछ चाहिए थे, तो अमेरिका की शराइत जो है वो बढ़ गई, और उस शराइत को पूरा करने के लिए फिर 1958 का कू आया और आपने बड़ा बेर का बेस, और अब बिल्कुल आप अमेरिकन कैंप में चले गए। 1962 में हमारी पीक कर गई थी जो इकोनॉमिक एड है और फूड एड है, 1962 में पीक कर गई थी ओवर $2 बिलियन। और ये मैं 62 की बात कर रहा हूं, मैं अभी के $2 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर खुशहाली आएगी। और हम क्या हो गए, हम आदी हो गए बोरोड लग्जरी पे। हमारी कौम किसी हालत में तैयार नहीं थी कि वो करके, तो जब 65 की जंग आ गई और सारी एड बंद हो गई, फिर हमारी वही हालत हो गई
मैं लाइनों में, सातवीं आठवीं जमात का तालिब इल्म था, मैं लाइनों में खड़ा होकर आटा और चीनी लेता था राशन में। राशन कार्ड के ऊपर हमें आटा और चीनी मिलती थी, बाजार में नायाब थी। फिर हम गए उसमें 71 की, उसके बाद आप देखें कि हमारी क्या हालत हो गई थी। और फिर सन 77 में जब कू हुआ तो पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे और सऊदी अरेबिया से हमें मदद मांगनी पड़ी। और अमेरिका फिर 1979-80 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आए तो फिर हमारी हालत ठीक हो गई। आप 90 की दिहाई देख ले, उसी तरह हम जा रहे थे, कर्जों पे चल रहे थे। फिर अमेरिका आ गया अफगानिस्तान में और फिर हमारी हालत सुधर गई। अभी वो कर्जे लेते लेते हम इतने आदी हो गए उन कर्जों के। देखिए, मैं आपको क्यूबा की मिसाल देता हूं। 1962 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा की सपोर्ट खत्म कर दी थी आफ्टर द मिसाइल क्राइसिस जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुआ था। सन 74-75 की आप तस्वीरें क्यूबा की देख लें, वो गाड़ियां चला रहे हैं 40 की और 50 की दहाइयों की गाड़ियां चलाते थे वो। हमारी यहाँ पर आप गाड़ियां देख लें, लेटेस्ट गाड़ियां जो जापान से निकलती हैं, चाहे वो एसयूवीज हैं, चाहे वो सेडान्स हैं, वो सारी गाड़ियां हमारे एलीट के पास है इधर। ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। आप कर्जा लेते लेते आप एंड पे पहुंच गए हैं। अभी आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, आपको इस फेडरल गवर्नमेंट को कंटेन करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं ना कि यहां पर पैसे देने के लिए नहीं है, कि तनख्वाहें देने के लिए वो कहते हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास। और आप एक और महकमा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं तो ये तो फिर गेट साहब इतने सादा वजीर आजम हैं, वो इतने सादा हैं, ये सादगी ला सकते थे, लग्जरी को खत्म कर सकते थे। आपने डाल दी तो ये नहीं चलेगा। ये सिस्टम, आपने सिस्टम चेंज करना है। वो इमरान खान से, और हाँ, नाअहली बतदरीज बढ़ती गई है। मतलब है कि शोएब जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे अयूब खान के, उसके पाए का इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। आप करंट फाइनेंस मिनिस्टर को देख ले, ही इज नो मैच टू मिस्टर शोएब। तो बतदरीज नाअहली भी आई है, करप्शन भी बड़ी है, लेकिन सबसे जो मेजर चंक है वो है हमारा जो, जिस तरह हम फैलते जा रहे हैं और जिस तरह हम अपने अज़ाइम जो है वो इस पूरे खित्ते में या फैलाने की कोशिश करते हैं। इसमें से हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपने इकोनॉमी के ऊपर और अपने गरीब लोगों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। राइटली सेट, पॉइंट टेकन। बोरोड लग्जरी का जो आपने सर जिक्र किया ना, वो ये बोरोड लग्जरी को हमें अब मेरे ख्याल से गिव अप करना है। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर हम ज़रा कुछ बात ईवीएम और इस सारे मामले की करते हैं। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। सज्जाद मीर साहब, एक मामला जो बड़े अरसे से चल रहा है, बाकी तो अभी ब्रिगेड साहब ने भी बात की, आपने सुनी, सुलंगी साहब ने भी, रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। रिफॉर्म्स तो लानी थी इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी, जिसके वादे थे, वो पुलिस को ठीक करना था और पता नहीं क्या क्या रिफॉर्म्स लानी थी, लेकिन कोई रिफॉर्म्स वो नहीं लेके आए। टोटल फोकस जो 3.5 साल में जो उसका एंड रिजल्ट है, निचोड़ है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक है। ये तो हुई एक बात। अब इस वक्त बड़ी हद तक चीज़ें राह हमवार होती नज़र आ रही है। जो पहले एक इलेक्शन कमीशन के साथ मामला थे, कैसे देख रहे हैं आप इसके? क्या नताइज के सिर्फ हुकूमत एक तरफ खड़ी है, बाकी तमाम तर जमातें अपोजिशन की वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है? पहले इलेक्शन मुतनाज़े रहे हैं, अब का इलेक्शन कितना मुतनाज़े होगा? मैं इस पर बात करता हूँ। पहले मैं जो माजी में हम बात कर रहे हैं उस पर बात करता हूँ। ये दुरुस्त कहा ब्रिगेड साहब ने कि जो हमारा शुरू का बजट था वो फाजिल बजट था। चौधरी मोहम्मद अली को कुछ कहें, गुलाम अहमद गवर्नर जनरल के तौर पर बहुत नाकाम रहे होंगे, लेकिन वज़ीर ख़जाना के तौर पर उन्होंने जो बजट दिए वो फाजिल बजट थे। ये शोएब ही था और मैं अहमद थे जिन्होंने आके पाकिस्तान को ये कर्ज़ों पर डाला, IMF के खाते में डाला, और वहाँ से जो लत पड़ी तो निकल नहीं सकी। हमें दाद देनी चाहिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कि वो IMF में थी, जब उन्होंने शराइत सख्त की तो वो IMF से निकल आई। वो उनकी पूरा ना कर सकी सारी बातें, लेकिन ये भी दाद देनी चाहिए इसाक डार को कि उसने IMF का प्रोजेक्ट जब लिया उसको पूरा किया, और उसके साथ ही CPEC जो शुरू हुआ है उसका हमारे यहाँ इतना असर हुआ कि उस वक्त हमारी तरक्की 5.8 थी। हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम साल हुआ, लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम साल हुए, अब हमें इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई,
कि हमारे यहाँ ये बात शुरू हो गई कि हमने IMF के पास जाना है या CPEC के पास। महबूबुल हक के बाद हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट नहीं आया जिसको हम कह सकें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जहाँ फंड मैनेजर थे, वो दुरुस्त बात है। लेकिन असल बात यह है कि ये तो दाद देनी चाहिए। इसाक डार ने उसी दिन कह दिया था लंदन से, जिस दिन आपने डॉलर की कीमत को फ़र्क डाला था, कि अब आप IMF के पास जा रहे हैं, मेरी पॉलिसियों पर चलते रहते तो आपको IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। इस बार IMF ने वो शराइत रखी है कि आप अपनी रेलवे लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए चीन से कर्जा लेना है। वो ML1 जो तय है, कर्जा भी सैंक्शन है, आप इसलिए ले नहीं पा रहे कि IMF तैयार नहीं है आपके पास। तो पॉलिसी तो बुनियादी आपको वह चेंज करनी है, ये फैसला करना है कि आप अमेरिका के पिट्ठू हैं, आप वेस्ट के साथ चलना चाहते हैं, या अब आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा हूं, चाइना है। ये फैसला करना पड़ेगा आपको, बुनियादी फैसला है, और इस फैसला किए बगैर आप रह नहीं सकते। ईरान से आपको गैस सस्ती मिल सकती है, आप ले नहीं सकते। वो टाइपी से आपको एनर्जी आनी है, वो आई नहीं रही। 10 साल से 12 साल से माहिदा हो रहा है, वो भेजेंगे नहीं। आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। शुएब ने जो आदत डाली थी, उससे जान छुड़ाना पड़ेगी हमें। सबसे खतरनाक आदमी शुएब और अब अहमद थे, जिन्होंने पाकिस्तान, वरना जो लोकल हमारे इकोनॉमिस्ट थे, मोहम्मद अली और गुलाम अहमद सारे, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले बजट बनाया था, पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने कमाल के बजट बनाए थे। हमने कर्जे लिए, हैदराबाद रियासत से लिए, बहावलपुर ने हमें दिए होंगे, लेकिन हमने बाहर से कर्जे उससे पहले नहीं लिए थे। हमने अपने रुपये की कीमत डिवैल्यू नहीं की थी इंडिया के कहने पर। उसके क्या नतायज हुए, वो एक अलग कहानी है। बहरहाल EVM पे आ जाते हैं सर। EVM मशीनों की बात है, ये अगर आप किसी चीज़ को इलेक्शन को पहले ही डिस्प्यूटेड कर दें, मशीनों को आप डिस्प्यूटेड कर दें, सारा इलेक्शन आप डिस्प्यूटेड कर दें, और आप 50% के करीब नहीं तो 49% अपोजिशन जो है वो मौजूद है, वो अगर इन रिफॉर्म्स के हक में नहीं है। भुट्टो साहब चेंज लाते थे तो क्या करते थे? उनकी मेजॉरिटी थी 2/3, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन से पूछे बगैर उन्होंने आइन नहीं बनाया। उसके बाद 8वीं तरमीम हुई, मिलकर बनाई गई। इलेक्शन एक्ट आया जो अब है 17 का, नवाज शरीफ ने कंसेंसस से बनाया। आप कंसेंसस के बगैर इलेक्शन कराएंगे तो 77 को याद कीजिएगा। जब इलेक्शन मुतनाज़े होते हैं, दांतरी का शोर पड़ता है, तो फिर ना जमहूरियत चलती है, ना किसी का इक़्तिदार बाकी रहता है। यह हुकूमत को भी सोचना चाहिए और जमहूरियत के परस्तारों को भी सोचना चाहिए। राइटली सेट। सोलंकी साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर ये मामला? पहले तो ये इस पर रोशनी डाल दें कि क्या ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो तनाव की कैफियत थी वो ख़त्म हो रही है, मामला बेहतर हो रहे हैं, और फिर जो अपोजिशन है वो TLP मॉडल अपनाने की अगर बात करती है, तो ये तो किस तरह से मामला चलेंगे, और फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी कि क्या सिर्फ PTI को इलेक्शन रिजल्ट्स कबूल होंगे? वो जो पहले से दावेदार हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी 80% हल्कों में अहम किरदार अदा करेंगे, वो कहते हैं तमाम ओवरसीज़ की सपोर्ट ही इनको है, तो जीतना तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएंगे। देखिए जी, मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक सफ़े पर नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो दबाव डाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ हरबों की शक्ल में, उसको कबूल नहीं करेगी, और बहुत ज़्यादा अगर उन पे दबाव आएगा तो उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और बताएं कि जो आईनी अख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें उनकी जिम्मेदारी है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएं, अगर उसमें रुकावट आती है तो वो अपने आईनी हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सिविल सोसाइटी भी जा सकती है, और अपोजिशन भी जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये EVM की जो बात है ये हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गया है मामला, और सारी दुनिया के जो तजुर्बात हैं वो भी इसके बिल्कुल उलट हैं। ये कोई 200 अरब रुपए का नुस्खा जो है वो अभी बता रहे हैं। ऐसे मुल्क में जो इकोनॉमी की हालत, अभी हमने उस पर बात की कि उसका क्या हाल है, कि जी अब IMF के प्रेशर पे ये जो मिनी बजट भी आ रहा है, तो ये जो PSDP जो है उसको भी कट कर रहे हैं। डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो भी कोई 50 अरब रुपए के करीब कम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास कहाँ से कानून का खजाना आया है, और ये इस पर बज़िद क्यों है, ये ऑब्सेशन क्यों बना लिए है PTI ने? उससे ज्यादा और खदशात जन्म लेते हैं। भारत के अंदर EVM है, उससे कोई 2 दिहाइयां उससे भी ज्यादा अरसा लगा है पूरे मुल्क में अभी तक जो है वो उसको अमल दरामद करने में। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं,
दूसरा ये जो गैर मुल्की ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके जो वोटिंग की बात है, आप उनको वोट का हक जरूर दें, वो बल्कि पहले ही उनके पास है। लेकिन जिस तरीके से ये आई वोटिंग का ये कराना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो उनको वोट का हक देना चाहते हैं, बल्कि उनके वोट के हक को यहाँ के जो नताज है उसको तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए इस पे शुकूक व शुबहात ज्यादा हैं। तो इस तरह की जो जबरदस्ती के, अब जैसे कल पंजाब ने कहा है कि जी हम भी जो है वो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात लाजमी तौर पर जो है वो ईवीएम के तहत करेंगे। भाई पंजाब हुकूमत का अख्तियार नहीं है इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। ये इलेक्शन कमीशन बात करेगी कि जी वहां पर मुमकिन है कि नहीं है। तो बगैर किसी तैयारी के, ट्रेनिंग के, बगैर इंतजामात किए हुए ये जो हवा के घोड़े पर सवार चढ़ दौड़े हैं ईवीएम पे, उसके नतीजे में मुल्क अफरा तफरी और अनारकी की तरफ जाएगा। उससे कोई जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होने वाली। ठीक है ब्रिगेड साहब, आपकी क्या राय होगी? एक तो ईवीएम पर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर, इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो दो वजारतों का नाम आ रहा है। एक वजारत इत्तलात का जो कि यहाँ पर आगाही मुहिम चलाएगी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतल्लिक, और फिर वजारत खारजा जो कि मामलात देखेगी गालबन ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। कैसे देख रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही है, मैं नाकाबिल फ़हम है कि ये हुकूमत जो है जिस चीज़ के ऊपर कह रही है कि इलेक्शन बिल्कुल उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि ईवीएम आ जाएगा। अव्वल तो मुझे खुद नहीं पता, मेरे जैसे बंदे को, मैंने उसको बहुत स्टडी करने की कोशिश की, मुझे खुद समझ नहीं आती कि किस तरह ये होगा। और इस तरह जो खबरें आ रही हैं कि जी हैक हो जाते हैं सिस्टम, मतलब है कि नादरा के सिस्टम हैक हो जाते हैं, बैंकों के सिस्टम हैक हो जाते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर दुश्मन मुल्क हमारा इसको कोशिश करे और इसको हैक करने की कोशिश करे तो उसके क्या नताइज होंगे। बात इससे ये ईवीएम नहीं है जी। ईवीएम के ऊपर कभी भी आपने अगर देखा है, सबसे कम तनकीद जो है वो एक्चुअल वोटिंग के ऊपर होती है। जिस दिन वोटिंग डे होता है उसके ऊपर तनकीद नहीं होती है। तनकीद होती है प्री इलेक्शन जो रिगिंग है और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग जो है, तनकीद उसके ऊपर आती है। अगर आप 2018 का इलेक्शन भी ले लें तो तनकीद आती है कि सिस्टम किस तरह जो है वो ब्रेक डाउन कर गया था। आरटीएस का उसका सिस्टम, व्हाट्सएप वाले जो आरटीएस सिस्टम वो कोलैप्स कर गया था, तो वो तनकीद उसके ऊपर आई। आप डस्का का इलेक्शन देख लें, उसके ऊपर जो है इतराज कब आया है? पोस्ट वोटिंग का जो है उसके ऊपर इतराज आया। ये जो कहानी है ना वो ये है कि पाकिस्तान में एक ओलिगार्की है, एक एलीट है जो पावर पे इस वक्त काबिज है, और वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो इस सिस्टम को हिलाएं, इसको कोई खतरा हो। पॉपुलिस्ट लीडर को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपने देखा हुसैन शहीद सुहरावर्दी जैसे बंदा था उसको मुल्क बदर कर दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे बंदा था उसको फांसी लगा दिया, नवाज शरीफ ने कुछ बनने की कोशिश की, पॉपुलिज्म की तरफ आया, वो आप देख लें कि वो किधर पहुंच गया है। तो ये जो है एक वो सिस्टम, इस सिस्टम को रिटेन किया जाना चाहते हैं। ये जो एलीट सिस्टम है वो ये इसको रिटेन करना चाहती है। वो रिटेन करना चाहती है तो उसके लिए अभी इन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किए। अभी इसको कौन देखेगा, कौन इसके ऊपर यकीन करेगा कि जी ये रिजल्ट है? वो कहेंगे ये मशीन ने कर दिया, हमने कौन सी रिगिंग की, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये सिस्टम जो है ये इलेक्शन जो आएगा ये इसी तरह मुतनाज़ होगा और ज्यादा मुतनाज़ होगा पिछले इलेक्शंस में के मुकाबले में। तो अभी जो मतलब है कि मुझे आगे जो नजर आता है कि जैसे ये अभी राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि जी हम टीएलपी, इनके पास टीएलपी वाले काडर किधर से आ गया? ये टीएलपी वाला काम किधर से कर सकते हैं? ये तो सारे जो है एलीट टाइप लोग हैं, ये साफ टाइप लोग हैं, ये टीएलपी वाली मोटिवेशन और उनकी जैसी लीडरशिप ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये अभी तक मतलब है कि जो नैब के चेयरमैन के ऊपर इन्होंने कानून को जिस तरह तोड़ा और जिस तरह उन्होंने उसको रोन दिया और उसको दे दिया, उसकी पूरी सब कुछ खत्म कर दिया। कोई गया उसमें कि सुप्रीम कोर्ट में कि जी कानून कौन सा कानून है? कोई नहीं गया। ये स्पाइनलेस लीडर्स हैं, करप्ट हैं, इनकी सारी फाइलें खुली हुई, यही किधर से बात कर सकते हैं? अभी इसके ऊपर ये गए हैं, ये जो अभी ईवीएम का आया है, क्या उन्होंने कोई बताया है कि हम जा रहे हैं और इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं? ये नहीं करेंगे। ये देखते हैं कि किस तरह कोई डील हो जाए मेरी, कि मैं किस तरह जो है इख्तिदार में आ जाऊं। हमारे पॉलिटिशियंस का भी सिर्फ ये रह गया, ये करप्ट है और ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं चोर दरवाजे वाला, न कि वो पॉपुलिस्ट लीडरशिप करके तो सामने आके वो तो जब इलेक्शन ब्रिगेड जीतना साहब चाहते उन्होंने हैं। देख लिया कि जो पॉपुलिस्ट होता है उसके साथ क्या होता है, तो फिर अब वो बेवकूफ तो नहीं है ना कि पॉपुलिस्ट होने की कोशिश की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। उनको पता है कि
डील के जरिए मामला चलते हैं तो दे लुक फॉर अ डील। जी, लीडरशिप ऐसी मिली है ना, ऐसे लीडरशिप दुनिया में आपको मैं 50 एग्जांपल दे सकता हूं कि जिन्होंने नहीं माना वो सामने खड़े हो गए, वो फांसी तक गए, भुट्टो फांसी तक गया, लेकिन मतलब है कि वो झुका तो नहीं। बात दुरुस्त है, लेकिन फांसी तक जाने का दमखम भी तो यकीनन हर किसी में नहीं होता। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।